नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जेना वर्ल्ड फैमिली से लंबे अरसे से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों के अलावा आज मुझे उनका भी स्वागत करने का अवसर प्राप्त है, जो इस परिवार में नए-नए जुड़े हैं। मैं स्वयं को गौरवान्वित मान रही हूँ। आज मुझे इस अवसर पर सभी का स्वागत एवं इसी साप्ताहिक कार्यक्रम के दायित्व को निभाने के लिए नामित किया गया है। जैसा कि सब जानते हैं, यह पहल अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, जिसके तहत प्रत्येक सदस्य को समान अवसर दिया जाता है। यह इस सच्चाई से भी जाहिर है कि संस्था को हर एक पर संपूर्ण विश्वास है और मात्र यही एक वजह है कि आज मेरे जैसा एक व्यक्ति आपके समक्ष है। मैं इस सुयोग के लिए आयोजक मंडल का सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। आज का टॉपिक है, आज हमारा पहला टॉपिक है और पहला एपिसोड है जो जेना वर्ल्ड फैमिली की तरफ से प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसे मैं बताने जा रही हूँ। वो है नोन टू अननोन। ये टॉपिक ऐसे तो कहा जाता है कि नोन टू अननोन, यानी कि दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो जानने के लिए है, जो जिसके हम अभी तक अननोन है। वैसे ही कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग इसे फिर ध्यान से देखें, सुने। अगर समझ में आए, कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें। आज का एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होती है, जैसे कि हमारे बॉडी में हेड, आंख, नोज, लिप्स, टीथ, चिन, नेक, हैंड, चेस्ट, स्टमक एंड लोअर बॉडी पार्ट, लेग्स वगैरह। इन सब चीजों के एक सिस्टम्स बने हुए हैं जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है। इसे ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन फिलोसफी भी कह सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म से। वो हमारे मेटाबॉलिज्म जो होती है वो क्रेब साइकिल्स और ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। अब ये आप सोचेंगे कि हमारे बॉडी तो इतना छोटा सा है, तो इसमें हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इतना बड़ा साइकिल कैसे? ये साइकिल बेसिकली कुछ है नहीं, ये जस्ट एक थॉरली चलता रहता है, बहुत ही छोटा सा है, और ये साइकिल थॉरली चलता ही रहता है मेटाबॉलिज्म। जिस दिन ये मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है, आपका शरीर भी बंद होना शुरू हो जाता है। इतना ही इम्पोर्टेंट होता है ये मेटाबॉलिज्म हमारे लिए। इसी तरीके से क्रेब साइकिल जैसे होता है, तो क्रेब साइकिल में हमें क्या है कि हम उसमें से जो एटीपी, यानी कि एनर्जी को हम एटीपी के रूप में बताते हैं, जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पूरे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और ग्लाइकोलाइसिस से जो ग्लूकोज का जो बॉडी में पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, उसको दर्शाता है। इससे भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी हमारे पूरे बॉडी में यूज होता है। हर एक चीज, जैसे हर एक प्रक्रिया, जैसे हम कुछ देखते हैं, कुछ स्मेल करते हैं, कुछ टच करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा जितने भी चीजें हैं, वो सारी चीजों को हम मेंटेन करने के लिए इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी को जानना बहुत जरूरी होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये साइकिल जो मैंने अभी आपको बताया। इस साइकिल को मेटाबॉलिज्म के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, जिससे कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे बॉडी में एमिनो एसिड्स होते हैं, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे बॉडी में मिनरल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और बहुत सारी जो है
जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज और वायरस जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इन सब का अपना अपना एक कार्य होता है, वो अपने अपने कार्य के निर्धारित चलते रहते हैं। तो आज हमारे इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हम उन्हीं चीजों को एक विस्तार रूप से थोड़ा सा बताएंगे, ताकि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जानें और समझें कि हमारे बॉडी के लिए किस तरह से जरूरी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम दिमाग की तरफ आते हैं, सोच यानी कि हेड। हेड जो होता है मस्तिष्क, यानी कि हमारे पूरे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको कि हमारे सीपीयू, आज के मॉडर्न जमाने में सीपीयू कहते हैं, वही है हमारा दिमाग। तो हमारे दिमाग जो है उस सीपीयू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी दिमाग ने सीपीयू का निर्माण किया है। तो जो हमारे दिमाग में 8 ग्राम का दिमाग होता है, उसमें हम कितने चीजें बना सकते हैं। बहुत लोगों ने कितने सारे आविष्कार किए हैं, बहुत लोगों ने कितने सारे नए नए चीजों को इस दुनिया में लाए हैं, नए टेक्नोलॉजी को लाया है। इन सब चीजों में हमारे उसी 8 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल होता है। बाकी लोग तो 8 ग्राम इस्तेमाल भी नहीं करते, हम बहुत मुश्किल से 0.8 ग्राम ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी का दिमाग का जो क्वांटिटी है वो तो वेस्ट हो जाता है, जिससे हमारे दिमाग में इस तरीके से शायरी और गैल की बनी रहती है, जिसकी वजह से जो है ऐसे एक टर्निंग ऐसे बना रहता है, ऐसे घुमा हुआ एक रोस्टेड जैसा बना होता है, जिसकी वजह से की है हमारा दिमाग का सर्कुलेशन सही तरीके से मेंटेन होता है। तो यहाँ पे हमारी होती है कैरोटिड आर्टरी, जो हमारे ब्रेन्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ से जरूरी होती है दोनों साइड से। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने आईज पे। अब आईज का फोटो मैं आपको एक बार हेड पर दिखाती हूँ कि ये कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखो आप, ये जो हेड के साथ, आईज के साथ, नोज के साथ, ईयर्स के साथ, लिप्स के साथ और हर एक चीजों के साथ जो है कैसे कनेक्शन बना हुआ हेड का, ये इसमें पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम से पता चलता है कि हमारे जो ईयर्स हैं, हमारे जो नोज है, हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो आईज हैं, हमारे जो चिक है, हमारे जो जितने सारे दिमाग के जितने सारे हेड के और ये पार्ट्स हैं, वो सारे कनेक्टेड हैं इस तरीके से। इसके अलावा जो है ये हमें किस तरह से नर्व सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब कुछ इन्हीं चीजों से होता है। इसी तरह से ये कनेक्टेड है हमारे। इसके नीचे वाले भाग भी इसी तरह से कनेक्टेड है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपके ये जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड हैं इन सब चीजों से। ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक वो है। आप देख सकते हो, इससे पूरे नर्व सप्लाई और वेन सप्लाई जो है, नर्व आर्टरी, ये सब सब किस तरीके से हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, पूरे बॉडी का फिगर नर्व सप्लाई के साथ साथ बना हुआ है। ये आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत तो इससे आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे हमारे पूरे बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे आधे से ज्यादा काम जो है बॉडी खुद ब खुद करती है। ऐसा ही हमारा निर्माण, हमारे जो ऑलमाइटी ने हमारा निर्माण ऐसे ही किया है। तो इसलिए उनका सबसे बड़ा धन्यवाद कि हम उन्होंने हमें इतनी बड़ी लाइफ दी है, इतना बड़ा कंटेंट दिया है। अब कुछ सिस्टम्स के बारे में देखो, ये भी हमारे से रिलेटेड सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स हैं जिसमें कि बॉडी मेटाबॉलिज्म काम करती है, जिसमें नर्वस सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम्स में ब्रेन आ जाते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे किडनी वगैरह आ जाती है, जो मोशंस वगैरह हमारे होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे फिर हमारे देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, जिसमें ब्लड वगैरह आ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे देखो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें सांस लेने की विधि आ जाती है। उसके अलावा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हमारे बॉडी में एज ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होते रहते हैं, उनको भी मेंटेन करने का काम करती है। ये सारे सिस्टम्स हमारे हो गए जो हमारे बॉडी में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और जुड़े रहते हैं। ये जानना है कि जैसे हम हेड के बारे में मैंने बात की, वैसे ही जब हम
क्रैनियल नर्व्स हमारे होते हैं, जो 8 क्रैनियल नर्व्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। ये इस तरीके से इसका फिगर बना होता है और इस तरीके से वो आता है। तो इस तरीके से जो हमारे बॉडी में पूरे जाते हैं, जैसा मैंने पिक्चर्स में दिखाया था, वैसे ही हमारे बॉडी में अंदर की तरफ इस तरीके से सारे सिस्टम्स जाते हैं। और उसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हम जो ब्रीदिंग लेते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। अगर आप सही से रेस्पिरेट ना कर पाओ, यानी कि सांस नहीं ले पाओ सही से, तो आपकी जो है हर एक जगह में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी एक होना शुरू हो जाएगा, और अस्थमा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए सांस लेना, स्वच्छ हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छ हवा के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हम स्वच्छ हवा का अपने अंदर इनहेल कर सकें। क्योंकि हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जो इनहेल करते हैं वो होता है ऑक्सीजन, जो हम एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे बॉडी में जो होता है वो चलता रहता है प्रक्रिया, वो ही एक्सहेल करते हैं। तो वही इन्वायरमेंट में फिर वो पेड़ पौधे में चले जाते हैं, वापस वापस फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, फिर वापस हम उसको इनहेल। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ भी कनेक्शन ऐसे बना रहता है। इसलिए कहते हैं यूनिवर्स या इन्वायरमेंट नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो इन्वायरमेंट नहीं, दोनों ही एक दूसरे से परस्पर रिलेटेड है। उसी तरीके से जब हम नेक के पास आते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे थायराइड ग्लैंड्स और ये वगैरह होते हैं। ओसोगस पाइप होता है, यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी के थ्रू जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट होता है, और हार्ट में जो है 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स में हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। अब ये बताइए, 4 चेम्बर, इतना छोटा सा हार्ट, उसमें बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो कैसे होता है, और वो इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों ही सर्कुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि जो इम्प्योर ब्लड राइट से लेफ्ट की तरफ जो जाता है, वो राइट से राइट की तरफ जा करके वो लंग्स के थ्रू प्योर होकर के फिर वो लेफ्ट से आता है, फिर पूरे सिस्टम में डिवीजन होता है उसका। फिर पूरे सिस्टम में पूरे, जैसे हमारी किडनी हुई, लीवर हुआ, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इनमें रहता है। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा बीच में इंटरप्शन हो गया, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आगे और बता रही हूँ के बारे में, कि मैं बता रही थी कि जो हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो गंदगी वाले ब्लड है, वो हमारे बॉडी में से जो निकलते हैं पूरे सिस्टम के साथ, वो फिर हमारे हमारे लंग्स में आकर के प्योर होते हैं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर होते हैं, और फिर वो वे हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं, और वह लेफ्ट में, और वहां से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। फिर वो पूरे बॉडी का सिस्टम हमारा सर्कुलेट, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इम्प्योर और प्योर ब्लड का साइकिल हमारे बॉडी में चलता रहता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर एक की बॉडी में होता है, बिना आप भी किसी एक्सटर्नल प्रक्रिया के। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कुछ भी, जैसे कि किसी के हार्ट में छेद हो जाती है, कुछ हो जाती है, उनका सर्कुलेशन धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि हार्ट्स के कितने सारे डिजीज होते हैं। लोग आजकल सफर कर रहे हैं क्योंकि वो सही से अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डिफ्यूजनेटेड ब्लड को उनके बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखें, हमारे आसपास के नेचर्स को साफ रखें, क्योंकि नेचर साफ है तभी हम इनहेल कर पाएंगे सही चीज, सही इनहेल कर पाएंगे, सही खाना खा पाएंगे, तभी हमारे सिस्टम को सही तरीके से रेगुलेट होगी, और हमारे ऑक्सीजनेटेड और डिफ्यूजनेटेड ब्लड का जो साइकिल है वो मेंटेन होता रहेगा।
उसी तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन छोटा छोटा एक पाइप जैसा बना होता है, ऐसे पाइप जैसे बने होते हैं, छोटे छोटे पाइप जैसे बने होते हैं, ऐसे एक दूसरे में ऐसे मिक्स होते हैं पूरी तरीके से। उसमें जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं उसमें हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। बहुत छोटा सा पाइप जैसा ऐसे घुमा हुआ रहता है, उसमें हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। वहाँ डाइजेशन स्टार्ट होता है, बहुत सारे कोएंजाइम्स लगते हैं, बहुत सारे, सब कुछ हमारे बॉडी में है, ऊपर से कुछ भी नहीं है। जो खाना हम खाते हैं बस उतना ही हमारे लिए जरूरी है, और जो पानी हम पीते हैं वही हमारे लिए जरूरी है। इसलिए पानी का इंटेक हमेशा ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपको पता भी होगा या नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, हमारे 80% से ऊपर, 80 प्लस या 80% से ऊपर जो हमारे बॉडी का जो बॉडी जो है वो वाटर की बनी होती है। बाकी का जो 20% है उसमें हमारी बहुत सारी रेड, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे बनी होती है। बस सिर्फ 80% जो है वो वाटर होता है, यानी कि सोचो वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। इसलिए हाईली वाटर को कंज्यूम करें हमेशा। एक दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर वाटर आप जरूर पिए, ताकि आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हमारे सिस्टम्स में इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां पे अगर फ्लूइड का इंटेक सही है तो वहां पे हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। फिर वो डाइजेशन जो एक्टिविटी सिस्टम में और हार्मोनल में कन्वर्ट होता है, कुछ हार्मोन सिस्टम में चले जाते हैं जिससे नए हार्मोन ये प्रोड्यूस होते हैं, कुछ हमारे एनर्जी के लिए यूज हो जाते हैं, कुछ हमारे सर्कुलेटरी के लिए यूज जाते हैं, कुछ हमारे ब्रेन के लिए यूज हो जाते हैं, और कुछ हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निकल जाते हैं एक्सिटी सिस्टम के थ्रू। इसी तरीके से बोन्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का। कंकाल कहा भी जाता है, कंकाल के, ये तो बॉडी हमारा पूरा कंकाल है, उसके ऊपर जो मसल्स है स्किन हमारी, वो स्किन को ढक दिया गया है ताकि हमारी एक सुंदरता बनी रहे। भगवान ने हमें सुंदर बनाने के लिए बॉडी को एक स्किन टाइप से कवर कर दिया। अदरवाइज अंदर सबके एक समान बॉडी होती, चाहे एक हम हो, चाहे कोई एक आम इंसान हो, चाहे कोई टाटा बिरला हो, चाहे चाहे कोई एक पौधे लगाने वाला इंसान हो, या फिर एक काम काज एक पूरे उठाने वाला इंसान हो, सबके बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म सेम रहता है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ना खून में डिफरेंस है और ना ही मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस है। डिफरेंसेस हमारे दिमाग में है, हमारे सोसाइटी में है, जिन्होंने सब अलग अलग, इसको मिडिल क्लास, इसको लोअर क्लास और कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग हैबिट। तो ये एक अलग टॉपिक ही है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन होते हैं, ये धीरे धीरे हमारे बॉडी पार्ट को प्रभावित करते हैं। बोन्स जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोन्स जो होते हैं वो जैसे ये होते हैं, हर एक जगह एक मतलब एक ऐसे करके मूर्ति है सारी बोन्स। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है हर जगह। यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। जहां जहां भी बोन्स आपके हैं वहां वहां फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ये देखो यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ये जो हाथ है यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी, पैर्स में जहाँ पे हम बैठते हैं मुड़ते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। सारा बॉडी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है हमारे बॉडी में बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स में गैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो बहुत लोगों को इतना ज्यादा गैप बढ़ जाता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कम ही उम्र में मैंने कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से उन्हें दवाइयों का, यानी एक्सटर्नल दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो इसलिए, और दूसरी बात तो हमारे पास जो है नेचुरल प्रोडक्ट भी नहीं है आजकल, जैसे आपको पता ही होगा। हमारे जो किसान जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं हमारे लाइफ के लिए, वो जो उगाते हैं हमारे लिए, खाना जो उगाते हैं, वो भी आजकल जो है नेचुरल नहीं रह गया, उनमें भी आजकल केमिकल्स मिले रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जो हम खाना खाते हैं वो भी प्रॉपर खाना नहीं खा पाते, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी, आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहले के बुजुर्गों में देखा होगा आपने, उनमें प्रॉब्लम्स कम पाई जाती थी, क्योंकि उन लोग हेल्दी फूड्स और हेल्दी डाइट मिलता था, और वो लोग एक्सरसाइज भी प्रॉपर करते थे, और प्रॉपर उठते और होते थे, और प्रॉपर सब कुछ करते थे। ये बात अलग है कि उन्हें ज्यादा टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा उनको हमसे ज्यादा जानकारी थी, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप से थोड़े अलग होते जा रहे हैं। वर्चुअल दुनिया के जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप से अलग होते जाएं।
इसकी वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं। जैसे ही हम अपने आप से अलग होते हैं वैसे ही हम कुछ ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे आइज के लिए, हमारे टेथ के लिए, हमारे नोज के लिए या हमारे पूरे बॉडी पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी हम खाते हैं। आज के यंगस्टर्स को देखोगे, वो इतने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इतने हाइपर एक्टिव होते हैं जिनको एक सिंड्रोम भी बता दिया गया है आज की डेट में। ADHD करके एक सिंड्रोम है, इसमें कि ये बताया गया है, कुछ साइंटिस्ट ने इसको एक के रूप में एक थ्योरी के रूप में लिया, इसको प्रैक्टिकली किया और देखा कि कुछ आज के जो यंगस्टर हैं इतने हाइपर एक्टिव मोड में रहते हैं, वो खाने में भी 2 मिनट नहीं दे पाते, खाने के लिए उनका 2 मिनट का टाइम नहीं है। सब कुछ के लिए टाइम, मोबाइल देखने के लिए 2 घंटा टाइम है, टाइम वेस्ट करने के लिए 50 घंटे बहुत सारे टाइम है, टीवी देखने के लिए उनके पास बहुत टाइम है। उसके बाद स्मोकिंग वगैरह, आजकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं मार्केट में जो कि इकोनॉमिक के लिए मिलते भी हैं, प्रोडक्ट में आसानी से मिल जाते हैं। ये सब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हैं कि आदमी अपने आप से कटता जा रहा है कहीं ना कहीं, और खुद जाने अनजाने हम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने लगे रहते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होती है, जैसे कि एजिंग आ जाती है, बहुत जल्दी एजिंग आ जाती है। आजकल तो बच्चों को देखोगे 16-17 साल की एज में बच्चे स्टेयर नहीं चढ़ पाते हैं, स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है उन्हें जो है लिफ्ट लेना पड़ता है। कितने शर्म की बात है। लोग पुराने जमाने में लोग कितने पहाड़ तक चढ़ जाते थे, यहाँ लोग स्टेयर नहीं चढ़ पाते। 10 स्टेयर 15 स्टेयर चढ़ते चढ़ते उनकी सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो जो एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट के बाद वो इतने थक जाते हैं कि वो आगे काम ही नहीं कर पाते। ये सब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर यंग एज में। ओल्ड एज में तो जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स हो चुकी है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यंग एज में एटलीस्ट कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना है कि हम अपने आप को और अपने मेटाबॉलिज्म को एटलीस्ट समझ कर, पढ़ कर, गूगल है, गूगल में सर्च करके कुछ अच्छा खाना खाएं, अच्छे हैबिट्स डेवलप करें, ताकि हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल दवाई या किसी सर्जरी या बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़े। यही आज का टॉपिक था, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे। धीरे धीरे इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच है हमारे एक चीफ गेस्ट मिस्टर अमरीश कुमार झा, जो IIT कानपुर से पढ़े हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। उनके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको दूंगी। शायद वैसे ही कुछ सवाल आपके भी होंगे जिनका जवाब आपको जानने की उत्सुकता होगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, वहाँ पे सारे सवालों के जवाबों का तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को बताएं कि आपके लिए आपकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, इसे वेस्ट ना करें। हाँ, तो मैं स्वागत करती हूँ अमरीश कुमार जी का। वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका जवाब मैं दूंगी। हाँ अमरीश जी, तो आप क्वेश्चंस करें और मैं जवाब दूंगी। डॉक्टर सीमा झा, मेरा नाम अमरीश है, अमरीश कुमार झा है, और मैं एक इंजीनियर हूँ। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं सीधे सवाल कराना चाहूँगा। जो अमरीश जी को अनम्यूट करना होगा शायद। हाँ, अनम्यूट कर दो। नमस्ते डॉक्टर सीमा झा। नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी बहुत अपने आप को आभारी समझता हूँ कि आपने मुझे बुलाया है, और मैं अपने बारे में जाने से पहले सीधे सवाल पे आना चाहूँगा। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे हमारे बॉडी के सिस्टम को प्रभावित करता है? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली कि हम जैसे जैसे बॉडी में जाते हैं तो ब्रेन के थ्रू जो हमारा नर्व्स है वो डिवाइड होते हैं,
वो डिवाइड होकर पूरे बॉडी में नर्व्स फैला रहता है, और पूरे बॉडी में नर्व्स फैले होने की वजह से उस नर्व्स के थ्रू ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। जैसे कि हमारा ब्लड जब ब्रेन्स में भी जाते हैं तो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जाते हैं, और फिर इधर से आके वो हमारे हार्ट में आते हैं, फिर पूरे बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। जैसा कि मैंने एक पिक्चर भी दिखाया था, देखो ये ब्रेन्स का पिक्चर्स है, ब्रेन्स में कैसे बॉडी का सर्कुलेशन होता है। दिख रहा है, ये कोई बात नहीं, पूरे बॉडी में कैसे हमारा सर्कुलेशन हो। और पूरे सिस्टम्स में भी ऐसे पूरे सिस्टम्स में भी हमारे बॉडी सर्कुलेट करते हैं, नर्व सप्लाई के थ्रू ही हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होती है। थैंक यू डॉक्टर सीमा झा। मैं सीधे दूसरे सवाल पर आना चाहूंगा, बच्चों और बड़े के टीथ में क्या डिफरेंस होते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है, बच्चे और बड़ों के टीथ में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या दोनों में क्या अंतर होता है? टीथ एक्चुअली जो होते हैं दो तरह के होते हैं सर। एक होती है प्राइमरी टीथ जिसको बेल टीथ कहते हैं, एक होती है परमानेंट टीथ। जो प्राइमरी टीथ होती है वो B20 टीथ होती है, जो कि आगे हमने नेक्स्ट एपिसोड में आगे इसके बारे में डिस्कस करना है। अभी तो हमने सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। तो सर इसमें यह है कि इसमें भी नर्व सप्लाई होते हैं, और ये 20 टीथ होती है, इसमें की मैंडिबुलर और मैक्सिला। मैक्सिला यानी ऊपर वाला टीथ, मैंडिबल यानी नीचे वाला टीथ, इसमें भी नर्व सप्लाई प्रॉपर ढंग से होते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन जो है वो टीथ तक पहुंचता है सही तरीके से, और ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन। थैंक यू डॉक्टर सीमा झा। मैं आपके इस सवाल के जवाब से बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं सीधे तीसरे सवाल पर आना चाहूंगा कि बच्चों और बड़ों के टीथ के कलर और स्ट्रेंथ में क्या फर्क होता है? सिर्फ बच्चों और बड़ों के टीथ में बहुत फर्क होता है। बच्चों के टीथ जो होते हैं वो बहुत ही मिल्की व्हाइट होते हैं, और उनके जो रूट्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, और वो 2 ईयर्स से 3 ईयर्स के बीच पूरे ग्रो हो जाते हैं। उसमें जो है 2 टीथ, मतलब 2 और 2 4 टीथ मिसिंग होती है, क्योंकि हमको आगे जाके परमानेंट टीथ में नजर आते हैं, जिसको प्रीमोलर्स कहते हैं। फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर लेफ्ट साइड, फर्स्ट प्रीमोलर लेफ्ट, सेकंड प्रीमोलर राइट साइड, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर लोअर साइड राइट, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर लोअर साइड लेफ्ट। थैंक यू डॉक्टर सीमा झा। आपका ये मेरे सवाल का ये जवाब भी बहुत अच्छा था, बहुत ही संतोषजनक था। तो मेरे 3 ही सवाल थे, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ मेरे सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू। क्या क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने सवाल पूछे और मैंने उनका जवाब दिया। और भी कुछ मैं बताना चाहती हूँ कि फिजियोलॉजी जो है वो दांतों की फिजियोलॉजी भी होती है, जो आगे जाके डिटेल में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। और भी अगर कोई सवाल आपके हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अगर आप मेरे सवाल से संतुष्ट हैं और आप आपके सवाल से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग आपको सुनेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे इस सम्मान के लिए समझा,
का बहुत बहुत धन्यवाद, जैना फैमिली को धन्यवाद, उन सब वरिष्ठ दर्शकों को धन्यवाद।